Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about nerve impulse in a neuron. Nerve impulse is basically a wave of electrochemical changes that travel along the length of neuron. अगर ये एक न्यूरॉन है, आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, तो उसमें जो नर्व इम्पल्स है वो एक वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के फॉर्म में मूव करती है. बेसिकली हर न्यूरॉन जो है वो बाहर से पॉजिटिव होता है और inside the cell or cytoplasm it is negatively charged. ठीक है जी. But when there is nerve impulse then the charge is reversed and this reversal of charges move along the whole length of neuron. एक सिरे से शुरू होता है nerve impulse और दूसरे सिरे तक जाता है. अब बेसिकली बात आपने क्या समझनी है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर वाले फ्लूइड को कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, बाहर वाले फ्लूइड को कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. There is a chemical gradient in most of the cells of the body के cells के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है और बाहर सोडियम ज़्यादा होता है. इस वजह से हर वक्त पोटाशियम जो है वो कोशिश कर रहा होता है कि वो it moves from ICF to ECF कि वो अंदर से बाहर जाए और सोडियम की कोशिश होती है कि वो बाहर से अंदर आए. अच्छा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? its value is -70 millivolts. और ये क्यों है? बिकॉज देयर इज अ पोलराइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड आयन एंड नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन्स. अगर इसको समझें कि ये एक न्यूरॉन है तो न्यूरॉन के अंदर ECF में इनसाइड द सेल इंटीरियर और सेल एक्सटीरियर ECF में डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सोडियम की, पोटाशियम की, क्लोराइड की और अमाइनो एसिड की. इन सब की वजह से क्या चेंज आता है? दैट द आउटसाइड इज मोर पॉजिटिव टू द इनसाइड, इनसाइड इज मोर नेगेटिव. ठीक है जी. और ये डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव का इनसाइड और आउटसाइड में कितना है? -70 मिलीवोल्ट्स. अब जो बात हमने पिछली डायग्राम में भी देखी थी वो क्या थी कि कंटिन्यूसली सोडियम अंदर आने की कोशिश कर रहा है, कंटिन्यूसली पोटाशियम बाहर आने की कोशिश कर रहा है. अच्छा, सोडियम की डिफ्यूजन इनसाइड कम है, लीकी चैनल्स ऑफ सोडियम आर लेस एज कंपेयर टू पोटाशियम. पोटाशियम के लीकी चैनल्स इसकी डिफ्यूजन होने देते हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड विच इज मोर. अब इस चीज के अगेंस्ट कौन काम कर रहा है कि ये जो भाग जा रहे हैं मुजरिम, सोडियम को बाहर रखना था, पोटाशियम को अंदर रखना था, लेकिन बार बार सोडियम अंदर आ जा रहा है और पोटाशियम बाहर आ रहा है. इसको ठीक कौन करेगा? दिस सोडियम पोटाशियम पंप. सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है? इट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स. बाकी सेल्स में भी होता है लेकिन यहाँ पे इसका रोल हम मेन डिस्कस कर रहे हैं. एंड बाय ब्रेकिंग डाउन 1 ATP इट मूव्स 3 सोडियम आउटसाइड एंड 2 पोटाशियम इनसाइड. अब ये जो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है कि अंदर सोडियम पोटाशियम ज्यादा है, बाहर कम है, तो ये जो मूवमेंट है ये डिफ्यूजन है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर सोडियम कम है, ये जो मूवमेंट है ये डिफ्यूजन है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये देखिए इसको डिफ्यूजन लिखा है. क्यों डिफ्यूजन लिखा है? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. लेकिन ये जो मूवमेंट है सोडियम पोटाशियम पंप की मदद से, ये कैसी मूवमेंट है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बिकॉज इट रिक्वायर्स ATP. सबसे मेन रोल इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, सोडियम बाहर ज्यादा और पोटाशियम अंदर ज्यादा हो, इसमें किसका रोल है? इसमें सबसे ज्यादा इसको मेंटेन करने में रोल है सोडियम पोटाशियम पंप का. ठीक है जी. अब इसी बात को एक और एंगल से देखने, सोचने, समझने की कोशिश करते हैं. ये देखें, ये एक वोल्टमीटर है जिसका एक इलेक्ट्रोड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक इलेक्ट्रोड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो इसकी वैल्यू नीडल कहाँ से 0 से डिफ्लेक्ट होकर कहाँ तक आई है? -70 मिलीवोल्ट्स तक. ये क्यों है? बेसिकली सबसे ज्यादा इसकी वजह है सोडियम पोटाशियम पंप, जो कि हर दफा एक ATP को ब्रेक डाउन करता है तो 3 सोडियम को पंप आउटसाइड करता है और 2 पोटाशियम को पंप इनसाइड करता है. लेकिन ये भी भाग भाग के अपनी जगह बदलते रहते हैं. देयर आर पोटाशियम, मोर पोटाशियम लीक चैनल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ पोटाशियम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड लेस सोडियम लीकी चैनल्स विच अलाउ डिफ्यूजन ऑफ सोडियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. अब सेल के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स हैं. इन प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स हैं जो मोस्टली नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कोई इस तरह की प्रोटीन्स नहीं है साइटोप्लाज्म वाली, लेकिन यहाँ पे क्लोराइड आयंस मौजूद हैं. ठीक है जी.
इन सारी चेंजेस की वजह से पोटाशियम अंदर ज़्यादा है, प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स अंदर ज़्यादा है, बाहर सोडियम ज़्यादा है, सोडियम आयन, जहाँ भी मैं सोडियम और पोटाशियम कह रही हूँ ये सोडियम आयन है और पोटाशियम आयन है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. So outside the cell there is more sodium and more chloride, and the net effect of these is that the charge distribution inside and outside is different by the value of minus 70 millivolts, which is called resting membrane potential. अच्छा, ये अब आपकी बुक की डायग्राम है. ये पहले 3-4 डायग्राम्स मैंने आपका कंसेप्ट डेवलप करने के लिए. अब इस डायग्राम को समझिए. सेल सरफेस मेम्ब्रेन जो है एक्सॉन की, एक्सॉन क्या है? ये जो लंबा वाला स्ट्रक्चर है ये एक्सॉन है ना, ठीक है जी. सो इन सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन ये लिपिड बाइलेयर है, ये डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स हैं. सोडियम पोटाशियम पंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Whenever it breaks down one ATP molecule, it is responsible for pumping 3 sodium outside and 2 potassium ions inside. There are leaky potassium gates. Along with that, there are 2 types of specialized gates which are called voltage regulated gates. लीकी पोटाशियम भी है, लीकी सोडियम भी है. लीकी सोडियम कम है, लीकी पोटाशियम ज़्यादा है, इसलिए यहाँ इसको शो किया गया. अच्छा, अब ये जो सोडियम और पोटाशियम के गेट्स हैं ये वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स हैं. ये एक खास वोल्टेज पे खुलेंगे, उससे पहले नहीं खुलेंगे, ठीक है जी. आम हालात में ये बंद होते हैं. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स दोनों तरह के बंद होते हैं. सिर्फ सोडियम पोटाशियम पंप काम कर रहा होता है और लीकी चैनल्स काम कर रहे होते हैं. ये पैसिव डिफ्यूजन है लीकी चैनल्स की. और जो वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स के थ्रू है इसको कहते हैं facilitated diffusion. Now we come towards active membrane potential. Active membrane potential में क्या होता है? Now ये ग्राफ आपकी बुक है और इसको आप समझ लेंगे. इसको हम 2-3 तरह से और भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाए. देखिए, इसमें जो ये वाली लाइन है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और जब ये इसमें चेंजेस आती हैं इसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अच्छा, ये वैल्यू क्या है? देखें, पहले किसी भी ग्राफ को समझने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को समझना जरूरी है. एक्स एक्सिस क्या है? टाइम इन मिली सेकेंड. ये 0 यहाँ से इसका शुरू हो रहा है, ठीक है. 0 से लेके ये अगर 0 पे ये चेंजेस आना शुरू हुई हैं तो कंप्लीट हो गया है 6.5 पे राउंड अबाउट, ठीक है. सो एक एक्शन या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इट इज गोइंग टू लास्ट राउंड अबाउट 6 मिली सेकेंड्स. और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है. सबसे पहली बात ये है कि ये तब तक इस स्टेट पे जो रैपिड चेंज आ रहा है ग्राफ में, अच्छा सॉरी वाई एक्सिस को देखना था. वाई एक्सिस पे क्या है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल. -70 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और ये बढ़ते बढ़ते चला जाता है राउंड अबाउट +50 के करीब तक, ठीक है जी. अच्छा, -70 पे जब तक है इसको कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. लेकिन जब इसके थोड़े से सोडियम चैनल्स सोडियम गेट्स, अब चैनल्स और गेट्स में डिफरेंस रखिएगा. गेट जिसको मैं कह रही हूँ वो वोल्टेज रेगुलेटेड चैनल्स हैं या वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स हैं. रेस्टिंग पोटेंशियल में जब कुछ सोडियम गेट्स, वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स ओपन होंगे तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. सोडियम जब ज़्यादा अंदर कुछ अंदर आ जाएगा तो ये पोटेंशियल -70 से राउंड अबाउट -50 के करीब पहुंच जाएगा. -70 से इट इज़ गोइंग टू रीच नियर -50 and it is going to result in the opening of all the sodium voltage regulated gates. अभी मैंने आपको पिछली डायग्राम में बताया कि जो वोल्टेज रेगुलेटेड गेट है ये एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे खुलता है. सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स तब खुलते हैं जब पोटेंशियल -50 के करीब आ जाए. सारे के सारे सोडियम गेट्स खुल जाते हैं जिसकी वजह से क्या होगा? अब हम पिछली डायग्राम्स पे जाते हैं. सोडियम बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है. जब बहुत सारे गेट्स खुल जाएंगे तो बहुत सारा सोडियम अंदर आ जाएगा जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगी. डीपोलराइजेशन क्यों होगी? हर अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड अकॉर्डिंग टू द चार्ज ग्रेडियंट द सोडियम विल ट्राई टू मूव इन थ्रू द ओपन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ऑफ सोडियम. आइडियली तो इसको 0 पे आके रुक जाना चाहिए, लेकिन ये उससे भी आगे चला जाएगा, मजीद डीपोलराइज हो जाएगा और राउंड अबाउट +50 तक पहुंचेगा, ठीक है जी. अब +50 वो पॉइंट है जिसपे
वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स बंद होना शुरू हो जाते हैं और वोल्टेज रेगुलेटेड पोटाशियम गेट्स खुलना शुरू हो जाते हैं। इस पॉइंट पे व्हेन द membrane potential reaches near 50 plus 50 millivolts, the sodium voltage regulated gates close and potassium voltage regulated gates open. अब इस वक्त क्या हुआ सोचें कि सारा सोडियम अंदर आ गया, पोटाशियम भी अंदर है। अब क्या हो गया, बाहर चार्जेस कम है, पॉजिटिव चार्जेस, अंदर ही सारे पॉजिटिव आ गए, सोडियम भी अंदर आ गया, पोटाशियम पहले से अंदर। अब जैसे पोटाशियम के गेट्स खुलेंगे ऑल द पोटाशियम विल रश आउट और जैसे वो बाहर निकलना शुरू होंगे तो ये प्लस 50 मिली वोल्ट से वोल्टेज नीचे की तरफ आएगा। इसको कहेंगे रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन होते होते ज़्यादा ही कुछ वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स खुले रह जाएंगे जिसकी वजह से ये -70 से भी नीचे चला जाएगा। इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और इस तमाम टाइम पे तकरीबन सोडियम पोटाशियम पंप काम कर रहा है जो कि थोड़ी ही देर में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वापस आ जाएगा और यहाँ से एक नई एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वेव चल सकती है। इस दौरान नहीं चल सकती। इस दौरान क्यों नहीं चल सकती? एक एक्शन पोटेंशियल जब चल रहा हो या उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड जब चल रहा हो तो नई वेव नहीं स्टार्ट हो सकती, नया एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट नहीं हो सकता। अब इसी बात को दोबारा समझिए, एक ही चीज़ को हम कई डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, इट इज़ द सेम ग्राफ जो आपने समझा। 1 पे रेस्टिंग पोटेंशियल, यहाँ पे देखिए रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या है कि अंदर पोटाशियम ज़्यादा है, बाहर सोडियम ज़्यादा है। दोनों के जो असल गेट्स हैं वो क्लोज हैं, ठीक है जी। जैसे थ्रेशोल्ड पे आएगा डिपोलराइजेशन थोड़ी सी होनी शुरू हुई है, ठीक है जी, और सोडियम गेट्स कुछ ओपन हुए हैं। जैसे सोडियम गेट्स थोड़े से ओपन होंगे तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ये पहुंच जाएगा थ्रेशोल्ड पे। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे जब पहुंचेगा तो बाकी सारे सोडियम गेट्स भी खुल जाएंगे। जब सारे सोडियम गेट्स खुल जाएंगे तो बहुत तेजी से डिपोलराइजेशन होगी। दिस इज द राइजिंग फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कि तेजी से सारे का सारा सोडियम अंदर आ रहा है। ये देखिए, इधर से भी सोडियम अंदर आ रहा है, इधर से भी सोडियम अंदर, लेकिन अभी पोटाशियम गेट्स बंद है, ठीक है जी। जब ये पहुंच जाएगा पीक पे तो फिर क्या होगा, सोडियम गेट्स सारी तरह के बंद हो जाएंगे, पोटाशियम गेट्स ओपन हो जाएंगे। अब पोटाशियम क्या करेगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है, देखें यहाँ पे क्या सूरत हाल है, चार्जेस को सिर्फ देखें। At resting membrane potential, outside extracellular fluid is more positive, inside cytosol or intracellular fluid is more negative. जैसे ही सोडियम गेट सारे के सारे खुले, अंदर वाली साइड मोर पॉजिटिव हो गई, बाहर वाली साइड मोर नेगेटिव हो गई, ठीक है जी। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, अराउंड अबाउट 50 के करीब। अब प्लस 50 मिली वोल्ट के ऊपर क्या होगा, सोडियम गेट्स, वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स बंद हो जाएंगे और पोटाशियम गेट्स खुल जाएंगे। जब पोटाशियम गेट्स खुलेंगे तो बहुत सारा पोटाशियम अंदर से बाहर आएगा, ठीक है जी। इसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेरीली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि बाहर पॉजिटिव दोबारा हो जाए और अंदर नेगेटिव हो जाए। लेकिन ये जो पोटाशियम गेट्स हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा देर खुले रह जाते हैं, जिसकी वजह से एक अंडरशूट या हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है और ये वैल्यू देखें, ये वाला जो पॉइंट है डिप आ जाता है, -70 से भी नीचे चला जाता है। बट ऑल ऑफ दैट इज रीस्टोर्ड अगेन विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। अब ये वाली डायग्राम देखें, ये वही ग्राफ है, ठीक है जी। इसमें जो येलो से पोर्शन शो किया गया, इसमें कुछ सोडियम चैनल्स ओपन हुए। जब कुछ सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो ये -70 से थोड़ा सा ऊपर -50 के करीब आ जाएगा। जब -50 के करीब आएगा तो फिर सारे के सारे सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, गेट्स खुल जाएंगे। इनिशियली सम सोडियम गेट्स ओपन, बट as a result of reaching the threshold potential, all the sodium gates open और ये यहाँ तक पहुँच। अब ये जो पॉइंट है टिप ऑफ द ग्राफ, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे, पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे तो ये वोल्टेज नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अब ये जो पोटाशियम गेट्स हैं इनको -70 पे बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ये -70 पे नहीं बंद होते, थोड़ी और देर बाद बंद होते। जब थोड़ा सा टाइम और गुजर जाता है मिली सेकेंड्स में, तो क्योंकि पोटाशियम गेट ज़्यादा देर खुले रह गए, इसलिए ये वैल्यू वोल्टेज की -70 से भी नीचे चली जाती है। इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, यहाँ तक जब भी पहुंचेगा -55 के अराउंड
तो डीपोलराइजेशन कंप्लीट शुरू हो जाएगी। कंप्लीट डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन होगी, लेकिन रीपोलराइजेशन भी थोड़ी हद से ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पोटाशियम गेट्स ज़्यादा देर तक ओपन रहे, सो हाइपरपोलराइजेशन होगी। बट अगेन सोडियम पोटाशियम पंप इस सबको बैलेंस पे ले आएगा, किस पे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, वो पीरियड जिसमें कि नया पोटेंशियल, नया एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो पोर्शन है इसको एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड भी कहते हैं। और उसके बाद जो हाइपरपोलराइजेशन का पीरियड है इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड भी कहते हैं। चाहे ये टाइम हो चाहे ये टाइम हो, इस टाइम पे इस रीजन ऑफ द एक्सॉन में कोई नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। नाउ वी आर कमिंग बैक टू द दिस डायग्राम। इसमें देखें हमेशा एक्शन पोटेंशियल एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है यहाँ पे अभी सोडियम चैनल्स ओपन हुए हुए हैं और इनसाइड हैज बिकम मोर पॉजिटिव, आउटसाइड हैज बिकम मोर नेगेटिव। अब ये जब इसका इफेक्ट आगे पहुंचेगा, थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट आगे पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि यहाँ पे अब जो पोटेंशियल है वो -70 के बजाय -55 हो गया। जब वो -55 हो जाएगा तो यहाँ के भी सोडियम गेट्स खुल जाएंगे। अब जब यहाँ के सोडियम गेट्स खुलेंगे तो इससे पिछला जो रीजन है जहाँ पहले सोडियम गेट्स खुले हुए थे, अब वहाँ कौन से गेट्स खुले होंगे? पोटाशियम गेट्स। अब यहाँ पे भी कुछ जो पोटेंशियल है वो -70 से दूर है, लेकिन यहाँ पे एक नया एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो सकता। क्यों? क्योंकि वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में अब इसका एक ही इफेक्ट है, वो आगे ही जा सकता है। एक्शन पोटेंशियल हमेशा आगे ही जा सकता है, एक ही डायरेक्शन में, पीछे नहीं जा सकता। पीछे क्यों नहीं जा सकता? कि जो पिछला रीजन है एक्सॉन का वो या तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में है या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में। जब वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में है तो वहां पे कोई भी पोटेंशियल हो जाए, वैल्यू उसकी कोई भी हो जाए, वहां पे नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। नया एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे जनरेट होगा? इस डायरेक्शन में। तो ये देखें यहाँ पे लेबलिंग क्या लिखी हुई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड प्रिवेंट्स अनदर एक्शन पोटेंशियल। और जो आगे वाली साइड है यहाँ पे क्या होगा? दिस इज द साइट ऑफ नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल। पहला एक्शन पोटेंशियल यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, बढ़ता चला जाएगा आगे की तरफ। ठीक है जी, अब ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आई है। अब हमारे न्यूरॉन्स में क्या होता है? आवर न्यूरॉन्स आर कवर्ड विद श्वान सेल्स। श्वान सेल्स क्या है? माइलिन शीथ बनाने वाले सेल्स हैं जिन्होंने के एक्सॉन को कवर किया हुआ है। सिर्फ गैप्स किधर हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर पे। अब जो सेल बॉडी है इससे जब एक्सॉन की तरफ जाएगा मैसेज एक्शन पोटेंशियल का, तो वो पूरे एक्सॉन में से नहीं गुजरेगा, क्योंकि जहां जहां माइलिन शीथ है उसने वहां पे एक इंसुलेशन बना दी है, इंसुलेटिंग लेयर है। और जहां जहां गैप्स हैं सिर्फ वहां से कंडक्शन हो सकती है। So it is going to jump from here to here to here. This is called saltatory conduction. Saltatory conduction क्या है? Jumping of the nerve impulse from nodes of Ranvier to nodes of Ranvier. ठीक है जी। क्यों? क्योंकि बाकी जो एरिया है माइलिन शीथ से जो कवर्ड है वो एक्सपोज्ड ही नहीं है, उसमें कोई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही नहीं है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उनका रिलेशन ये देखें, पिछली हमने जितनी डायग्राम्स में डिस्कस किया है, हमने कहा है कि अंदर ये हो रहा है, बाहर ये हो रहा है, दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड। जब व्हेन देयर इज नो आउटसाइड देन देयर इज नो रिलेशन। ठीक है जी। अब जहां पे माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ किससे बनी है? श्वान सेल से। वहां पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट नहीं होना, क्योंकि ये एक इंसुलेटर लेयर है। चार्ज का इफेक्ट सिर्फ नोड्स ऑफ रेनवियर पे होगा। सो इट जम्प्स क्विकली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएगा? एक्शन पोटेंशियल सिर्फ नोड्स ऑफ रेनवियर पे जंप करेगा। और ये जो हमने शुरू की डायग्राम में डिस्कस किया कि पूरे एक्सॉन में से गुजर रहा, एक्चुअली पूरे एक्सॉन में से नहीं गुजर रहा, एक्सॉन के थोड़े थोड़े हिस्से में से, गैप में से जंप करता हुआ जा रहा है एक्शन पोटेंशियल। और डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन रैपिडली हो रही है। देखिए यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रही है तो अब इससे पिछले में रिपोलराइजेशन, इसलिए अब वो क्या करेगा? ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो अब रिफ्रैक्टरी पीरियड हो गए, अब ये आगे ही जा सकता है। जहां पे भी डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन हो रही है वो सब का सब रिफ्रैक्टरी पीरियड है। यहाँ पे डीपोलराइजेशन है, यहाँ पे रिपोलराइजेशन है, इसलिए ये आगे जाएगा। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा तो फिर इससे आगे जाएगा, हत्ता कि ये एंड पे पहुंचे। अब जब ये एंड पे पहुंचेगा, देखिए कोई भी न्यूरॉन अकेला काम नहीं कर रहा, हर न्यूरॉन किसी और न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ है, अटैच है। इसलिए क्या होगा? जहां पे दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से अटैच होंगे दैट इज कॉल्ड साइनैप्स। जो साइनैप्स ये गैप है,
साइनैप्स से पहले वाले न्यूरॉन को कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनैप्स के बाद वाले न्यूरॉन को कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। नर्व इम्पल्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में से होती हुई जब एंड पे पहुंचती है, इसको कहते हैं साइनेप्टिक एंड बल्ब। साइनेप्टिक एंड बल्ब में छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं which are called synaptic vesicles. They are filled with a specific chemical called neurotransmitter. जैसे ही नर्व इम्पल्स इस हिस्से में पहुंचता है तो यहाँ पे सोडियम गेट्स के साथ यहाँ पे खास तरह के गेट्स होते हैं कैल्शियम। ये है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। जिस तरह यहाँ पे सोडियम गेट्स वोल्टेज चेंज की वजह से ओपन हुए, इसी तरह यहाँ पे कैल्शियम गेट्स वोल्टेज चेंज की वजह से ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम सेल के बाहर ज्यादा होता है और अंदर कम होता है। जैसे ये कैल्शियम बाहर से अंदर आएगा तो ये चेंज लाएगा। क्या चेंज लाएगा कि जितने जो साइनेप्टिक वेसिकल यहाँ स्टोरेज के फॉर्म में, ये सब जाके सरफेस के साथ अटैच हो जाएंगे और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देंगे। जो सेल भी सिक्रीशन करता है उसमें यही चेंज आता है कि उसके कैल्शियम गेट्स ओपन होते हैं, कैल्शियम का इनफ्लक्स बढ़ता है, बाहर से कैल्शियम अंदर आता है, तो जितने भी छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं वो सरफेस पे जाके अटैच हो जाते हैं और एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस आपने पढ़ा था। बल्क मूवमेंट, ये बल्क मूवमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हो रही है आउटसाइड। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आए हैं ये फैल नहीं जाएंगे, ये छोटी सी जगह पे हैं विच इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ने क्या किया, जब नर्व इम्पल्स के सिरे तक पहुंचा तो इसने कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से साइनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज किए विद द सरफेस ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज किया इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दिस न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज रिलीज्ड इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इट अटैचेस विद द न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कहाँ है, नेक्स्ट सेल के ऊपर। नेक्स्ट सेल क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। दीज आर एक्चुअली लाइगेंड गेटेड चैनल्स। आम हालात में ये क्लोज होते हैं, लेकिन जब इसके साथ न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच होता है सिर्फ तब ये खुलते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम ये बात कर रहे हैं कि मैसेज आगे भी चल पड़ेगा, तो ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू ओपन द सोडियम चैनल्स। These are ligand gated channels which open the sodium channels. Ligand क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर। जब लाइगेंड आके रिसेप्टर के साथ अटैच होगा तो ये चैनल खुल जाएगा। जब चैनल खुलेगा तो क्या चीज अंदर मूव करेगी, सोडियम। अब सोडियम जब अंदर मूव करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट्स, सोडियम चैनल्स ओपन होने की वजह से इसका पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे आ जाएगा -55। एक दफा जब -55 पे पहुंचेगा तो सारे सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे और बहुत सारा सोडियम अंदर आएगा, डिपोलराइजेशन होगी, इरेक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। इस तरह एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स अगले न्यूरॉन में चल पड़ेगा, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ योर बुक। ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन का एक्सॉन मैसेज दे रहा है अगले को। जब ये कौन सा न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये कौन सा न्यूरॉन है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल जब साइनेप्टिक एंड तक पहुंचेगा, नॉब तक पहुंचेगा, तो जितने भी वेसिकल्स हैं वो सारे रिलीज होंगे। वेसिकल्स फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैल्शियम का रोल है। न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट व्हिच बिकम्स अटैच विद द रिसेप्टर। रिसेप्टर किधर है, रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे है। रिसीविंग न्यूरॉन जो है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन इज द सेंडिंग न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज द रिसीविंग न्यूरॉन। साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज द गैप बिटवीन दीज टू। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये असल में आयन चैनल्स हैं। ये बंद रहती हैं जब तक इनके साथ न्यूरोट्रांसमीटर अटैच ना हो। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हो ये खुल जाती हैं और आयंस अंदर की तरफ मूव करते हैं। लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर यहीं नहीं रहते, ये फौरन ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं और रिलीज होते हैं। इनको कौन ब्रेक डाउन करता है, इसको ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स यहाँ मौजूद होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो मोटर न्यूरॉन्स में यूज होता है न्यूरोट्रांसमीटर पर्टिकुलरली इफेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करने में, वो है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जैसे ही आके यहाँ अटैच होता है फौरन ही इधर ही मौजूद होते हैं एंजाइम एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, जो इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे ये ब्रेक डाउन होगा तो ये चैनल बंद हो जाएगा। यानी कि एक नर्व इम्पल्स आया, उसने एसिटाइलकोलिन रिलीज किया, एसिटाइलकोलिन यहाँ आके अटैच हुआ, सोडियम गेट ओपन हुआ और अगले न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स किया, लेकिन साथ ही इसको ब्रेक डाउन कर दिया। किसने ब्रेक डाउन किया, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज ने। फौरन ये रास्ता दोबारा बंद हो गया। नहीं एक नर्व इम्पल्स से आगे एक ही नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। ये नहीं होगा कि इधर से एक नर्व इम्पल्स आया तो इधर से 2-4 चले जाएंगे। एक नर्व इम्पल्स इधर से आया तो ये आगे एक ही नर्व इम्पल्स आगे चला सकता है। ठीक है जी। अब जो
न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बेसिकली दो तरह के, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक न्यूरॉन की सेल बॉडी के साथ या उसके डेंड्राइट्स के साथ बहुत सारे साइनैप्स बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, जो रेड से शो किए गए हैं वो इनहिबिटरी हैं और जो ग्रीन से शो किए गए हैं वो एक्साइटेटरी हैं। अब अगर एक न्यूरॉन है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूरॉन्स आके अटैच हो रहे हैं और अपना मैसेज दे रहे हैं, तो उनका जो टोटल इफेक्ट है, अगर एक्साइटेटरी 20 हैं और इनहिबिटरी 10 हैं, फिर तो मैसेज आगे चला जाएगा। लेकिन अगर इनहिबिटरी ज़्यादा एक्टिवेट हो गए और एक्साइटेटरी कम, तो जाहिर सी बात है कि मैसेज आगे नहीं जाएगा। ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन शो किया गया, ठीक है जी। और इसके साथ जितने ये आके कनेक्शन जुड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में सिर्फ 3 शो किए गए हैं समझने के लिए। एक्साइटेटरी को ग्रीन से शो किया गया है पॉजिटिव, यानी ये जब आके अटैच होंगे तो ये मैसेज आगे भेजेंगे। इनहिबिटरी को रेड से शो किया गया है, माइनस का साइन डाला गया, यानी ये जब अटैच होगा तो ये मैसेज आगे जाने नहीं देगा। टोटल इफेक्ट एक्साइटेटरी कितने आ रहे हैं, इनहिबिटरी कितने आ रहे हैं, वो हमारे दिमागों में चलता रहता है ना। शेक्सपियर ने कहा था टू बी और नॉट टू बी, करूं ना करूं, हाँ या ना, वो वाली जो बात है वो असल में हमारे न्यूरॉन्स पे भी चल रही होती है कि कितने एक्साइटेटरी कितने इनहिबिटरी हैं। हर वक्त हर न्यूरॉन नहीं, मतलब जो भी हमारा थॉट प्रोसेस या मैसेज का मैकेनिज्म है, उसमें बहुत ज़्यादा यही बैलेंस चल रहा होता है। बैलेंस नहीं, अगर बैलेंस होगा फिर तो मैसेज आगे नहीं जाएगा। इम्बैलेंस, अगर पॉजिटिव ज़्यादा है तो मैसेज आगे चला जाएगा, अगर नेगेटिव ज़्यादा है तो मैसेज आगे नहीं जाएगा। अब ये जनरल एग्जांपल देख लें, एक्साइटेटरी साइनैप्स पे क्या होता है, या तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा या ग्लूटामेट रिलीज होगा वगैरह, बहुत तरह के हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये क्या करेंगे, ये अपने नेक्स्ट, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इसमें ये सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ा देंगे, डिपोलराइजेशन बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से जब रिलीज होते हैं जैसे गाबा, तो ये एक और तरह का आयन चैनल खोल देते हैं। बाज़ औक़ात ये पोटेशियम चैनल्स खोलते हैं, बाज़ औक़ात ये क्लोराइड चैनल्स खोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो और नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल बिकम हाइपर पोलराइज्ड। तो उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज, देखिए हमने बात ये की है, फिर हम वैसे ये बात यहाँ ख़त्म होगी, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। लेकिन फिर एक दफ़ा आप यहाँ से इसको समझें कि हमने ये कहा कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -55 पे पहुँचता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, तो फिर आगे जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल। अगर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से नीचे की तरफ आ जाए, क्यों नीचे की तरफ आ जाए, कि जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो या तो क्लोराइड चैनल्स को ओपन कर दें या पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर दें, दोनों सूरत में ये हाइपरपोलराइजेशन की तरफ चला जाएगा। जब ये हाइपरपोलराइजेशन की तरफ चला जाएगा तो इसका -55 तक आना और मुश्किल है, ठीक है जी। That is why the interplay of excitatory and inhibitory neurotransmitters is responsible for determining whether the message will be conducted to the next neuron or not. That's all for today.